दोस्तों मैं प्लेसमेंट के लिए एक वीडियोज़ का सीरीज बनाने जा रहा हूँ, ख़ास करके आईटी स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्सों ने मुझसे जो है बोला था कि सर हमें कुछ प्लेसमेंट की तैयारी के लिए जो है कुछ वीडियोज़ हमें सजेस्ट करें। तो मैं स्पेशली जो है प्लेसमेंट की तैयारी के लिए जो है कुछ सीरीज ऑफ वीडियोज़ बना रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि 10-12 वीडियोज़ मैं बनाऊँ जो केवल प्लेसमेंट से रिलेटेड हो। तो ये मेरा पहला वीडियो है प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो इस पे हम लोग देखते हैं कि इसमें स्पेशली हम लोग सी लैंग्वेज पे कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि कोई भी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है, चाहे विप्रो हो, आईबीएम हो, इन्फोसिस हो, एचसीएल हो, कॉग्निजेंट हो, कोई भी बड़ी कंपनी होती है, वो जो क्वेश्चंस पूछती है वो सभी सी लैंग्वेज पे, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो सी लैंग्वेज पे होते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सी लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस, और मैं 5-5 क्वेश्चंस का जो है एक वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में भी मैंने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत सारे कंपनीज में आ चुके होंगे। तो पहला मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं और आपको समझाता हूं कि किस तरह से इसको हम किए जाते हैं। बट ये है कि पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कंपनी में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चन एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं। दैट मीन्स कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो सी लैंग्वेज आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप उसको कर लेंगे और डायरेक्ट जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको बहुत ही डीप कंसेप्ट होने की ज़रूरत है, तभी आप इन 1-2 लाइन्स के प्रोग्राम को आप सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि कुछ क्वेश्चन दिए होंगे और आपको उसके आउटपुट बताने पड़ेंगे या उसको आपको एक्सप्लेन करने होंगे। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इस चीज़ को कैसे आप सॉल्व करेंगे और कैसे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, और जिस पे हमने एक पॉइंटर कांस्टेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है पीटीआर, और जिसमें हमने कुछ वैल्यूज़ डाले हैं, और हम प्रिंटफ में कोशिश कर रहे हैं ++ पीटीआर। तो अगर आप सोचें कि इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें जनरली क्या है कि बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। इसमें क्या है कि स्टूडेंट सोचते हैं अच्छा $PTR = 5 है तो वो इंक्रीमेंट करके जो है इसका आंसर जो है वो 6 कर देंगे। बट ये एक्चुअली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टाइप का है। दैट मीन्स इसको हम इसके वैल्यूज़ को हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉइंटर है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसके वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप इसको रन करेंगे, तो हम इसको रन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एरर आ रहा है। और इस एरर में ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम एक ऐसे पॉइंटर वेरिएबल्स, ऐसे पॉइंटर के वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कांस्टेंट है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो कंपाइलेशन एरर आएगा। अब हम एक दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये एक हमारा एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जिसमें एक स्टैटिक वेरिएबल है, और जिसमें एक स्टैटिक वेरिएबल है वेयर नाम का, जिसकी वैल्यूज़ 5 है। उसके वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसका मतलब जो वैल्यू है वो पहले प्रिंट होगा और उसके बाद तब जाके ये डिक्रीमेंट होगा। उसके बाद इफ़ कंडीशन में हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये जो है ट्रू है या फॉल्स है, मतलब 0 है या नॉन जीरो है। जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा और मेन फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम मेन फंक्शन के अंदर मेन फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो ये रोटेट होगा। तो यहाँ पर चूंकि स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू 5 है, यहाँ पर अगर फर्स्ट टाइम हम प्रिंटफ में देखें तो ये 5 डिस्प्ले करेगा। पर अगेन जब हम यहाँ पर आते हैं तो इसकी वैल्यू 4 हो चुकी होगी। यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 हो चुकी होगी, तो 4 मीन्स ट्रू। तो इट विल अगेन एग्जीक्यूट द मेन फंक्शन। अगेन इट विल इनिशलाइज टू 5 और नॉट। यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर फिर से दोबारा 5 हो जाएगा, पर नहीं। यहाँ पर क्या है, चूँकि ये स्टैटिक वेरिएबल है तो ये दोबारा 5 नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें ये होता है कि ये 1 टाइम ही इनिशलाइज्ड होता है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है वो इसको छोड़ देगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये केवल एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, एक ही बार इनिशलाइज होगा। तो दैट मीन्स अगली बार जो है यहाँ 4 डिस्प्ले होगा और 4 माइनस माइनस फिर से 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 इज अगेन ट्रू, देन इट विल अगेन कॉल। तो ये इस तरह से 5 से लेके 1 तक कॉल होता रहेगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या आउटपुट आता है। कंपाइल किया हमने, ये बिल्कुल सही है, कंपाइल हुआ। अब हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो आउटपुट है वो हमारा 5 4 3 2 1 है। तो ये भी अगेन एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा किसी न किसी कंपनी के पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं।
यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक्सटर्न वेरिएबल यूज कर रहे हैं। दोस्तों जनरली हम जब अपने स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो इस तरह के एक्सटर्न वेरिएबल हम यूज ही नहीं करते हैं। ज़्यादातर हम स्टैटिक यूज करते हैं और एक्सटर्न रजिस्टर ये सब ज़्यादातर हम यूज नहीं करते। पर जब कंपनी वाले ये सब पूछते हैं, क्योंकि जब आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा है एक्सटर्न इंट एक्स, तो आपको सबको पता होगा कि जैसे ही हम एक्सटर्न लिखते हैं तो इसका मतलब हम ये बताते हैं कि ये जो वेरिएबल है ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसको हम कहीं दूसरे जगह एक्सटर्नली यूज करेंगे। तो यहाँ पर फिर हम x इक्वल टू 40 लिख रहे हैं और उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ देखने में तो लग रहा है कि ये बहुत ही ईजी प्रोग्राम है, सिंपली ये प्रिंट करेगा x, पर नहीं दोस्तों, ये x इक्वल टू 40 प्रिंट नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर जो आपने x का वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो जब ये एक्सटर्नल वेरिएबल आपने एक्सटर्न कर दिया तो ये इस x को जो है वो ये जो x है इसको आप देखा जाए एक्सटर्न लिख के आप क्या बता रहे हैं कि इस वेरिएबल को हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, इसको कहीं दूसरे जगह हम यूज करेंगे, एक्सटर्नली यूज करेंगे। ठीक है, तो इस वेरिएबल को हम इंटरनली यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब जैसे ही हम x इक्वल टू 40 लिख रहे हैं तो ये x इक्वल टू 40 को ये अनडिक्लेयर्ड बताएगा, क्योंकि हम इसे नॉर्मल तरीके से हमने इसको इनिशियलाइज या इसको डिक्लेयर हमने नहीं किया है। क्योंकि ये जो लाइन डिक्लेयर किया है ये एक्चुअली ये बता रहा है कि हम इस वेरिएबल को कहीं दूसरे जगह यूज करेंगे। तो ये जो x है वो ये x नहीं है, तो इसलिए ये क्या करेगा, आपको एरर देगा। तो देखिए मैं कंपाइल करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक कंपाइल आ रहा है और लिख रहा है अनडिफाइंड रेफरेंस टू x, मतलब ये अनडिफाइंड है, जबकि देखने में लग रहा है कि ये तो हमने बिल्कुल सिंपली डिफाइन किया। तो यहाँ पर बच्चे पे जो है फंस जाते हैं और यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम होता है और वो गलत कर जाते हैं। तो ये चीज़ों को जानना जरूरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चौथा प्रोग्राम पे हम आते हैं। यहाँ पर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का ज़्यादातर यूज है। तो यहाँ पर देखिए कन्फ्यूज़ करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स में क्या होते हैं, जैसे i इक्वल टू -1, j इक्वल टू -1, k इक्वल टू 0, l इक्वल टू 2, m। तो यहाँ पर क्या है कि सपोज दैट यहाँ पर हम j इक्वल टू -2 कर देते हैं, ठीक है, और k इक्वल टू हम कर देते हैं 1, और यहाँ पर हम कुछ माइनस भी कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ थोड़ा चेंजेज किया प्रोग्राम में। अब हम देखते हैं इसमें आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहला तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर यहाँ जो ऑपरेटर है वो हमारा एंड ऑपरेटर है, यहाँ और ऑपरेटर है। तो इसका मतलब ये जो है एंड और ऑपरेटर है, तो इसका मतलब ये देख के ही लग रहा है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो या तो 0 में आएगा या 1 में आएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर जब इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करेगा तो अगर दोनों ट्रू होगा तो ये 1 प्रोवाइड करेगा, अगर एक भी फॉल्स होता है तो वो 0 प्रोवाइड करेगा। इसी तरह इधर काम आएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं -1 है, -2 है, 1 है, 2 है ये। तो यहाँ पर देखिए अगर प्लस बाद में i के साथ, इसका मतलब यहाँ पर i का पुराना वैल्यू यूज होगा, दैट इज़ -1। यहाँ पर j का भी बाद में है तो इसका मतलब j में -2 आएगा, या k का भी बाद में है तो इसका मतलब k का वैल्यू यहाँ पर 1 आएगा। तो -1, -2, 1, और यहाँ पर जो l की वैल्यू आएगी वो आपकी 2 आएगी। तो इनको पहले कैलकुलेट होगा। जैसे यहाँ पर -1, -2, तो दोनों नॉन जीरो है तो ट्रू हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी 1 आ रहा है तो ये भी ट्रू हो जाएगा, और यहाँ l की वैल्यू 2 है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो फाइनली जो इसकी वैल्यू आएगी वो ट्रू, दैट इज़ m की वैल्यू होगी 1। तो दोस्तों इसके एग्जीक्यूशन हम देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर देखिएगा m की वैल्यू सबसे लास्ट में हम रन कर रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं m की वैल्यू 1 आ रही है। अब हम ये बाकी 4 वैल्यू पे देखते हैं कि ये 4 वैल्यू 0, -3, 2, 2 क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले हम आते हैं x की, यहाँ पर जो है i की वैल्यू 0 आ रही है, तो i की वैल्यू 0 क्यों आ रही है। तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या है -1, और यहाँ पर i ++ हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक इंक्रीमेंट हो रहा है तो i का वैल्यू क्या होगा 0। उसके बाद j की वैल्यू आ रही है -3, तो j का वैल्यू -2 है तो उसमें एक डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर एक डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर j की वैल्यू क्या होगी -3। उसके बाद k की वैल्यू क्या है 2, तो k की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो k की वैल्यू 1 + 2 हो जाएगा। और देन l की वैल्यू क्या है 2, तो l की वैल्यू 2 है, पर दोस्तों यहाँ पर देखिए l की वैल्यू 2 है तो 2 + 3 हो जाना चाहिए, पर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो इधर की वैल्यूज़ थी ये भी -1 था, ये भी -2 था, और ये भी 1 था, तो नॉन जीरो को C++ ट्रू कंसीडर करता है, तो ये सारे ट्रू हो गए। तो और ऑपरेटर की खासियत है कि अगर एक साइड का सारा चीज़ ट्रू हो जाएगा
तो दूसरे तरफ का जो है वो, एक तरफ का अगर ट्रू हो जाएगा तो दूसरे तरफ के जो चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, मतलब यहाँ पर L प्लस प्लस एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका मतलब यह जो L की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। तो इस तरह से दोस्तों ये देखने में बड़ा सिंपल सा है, पर ये कॉम्प्लिकेटेड है और कई बार इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अब हम लास्ट जो है प्रोग्राम लेते हैं, जो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। तो यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल है और उस पॉइंटर वेरिएबल की साइज को हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। तो साइज को जब डिस्प्ले कर रहे हैं तो एक बार हम स्टार पी को डिस्प्ले कर रहे हैं, एक बार पी को। तो यहाँ पर जब स्टार पी को डिस्प्ले करेंगे तो स्टार पी का जब हम साइज़ देखेंगे तो एक्चुअली स्टार पी में ये स्टार पी का जब साइज़ देखेंगे तो ये उसका साइज बताएगा जो वैल्यू हम इसमें स्टोर करते हैं। इसमें किस टाइप की वैल्यू है? कैरेक्टर टाइप की। तो ये कैरेक्टर का साइज बताएगा। पर जब हम p लिखेंगे तो ये पॉइंटर वेरिएबल का साइज बताएगा। जैसे नॉर्मल टर्बो सी यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल कितना लेता है? 2 बाइट लेता है, तो वो 2 दिखाएगा। पर यहाँ पर जो है, यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल 8 बाइट लेते हैं, बिकॉज आई एम यूजिंग डेप C++। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा दैट इज़ 1 and 8। तो दोस्तों ये सिंपल से 5 प्रोग्राम थे, ये पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है। और आप जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप किसी भी रेपुटेड कंपनीज के, IT कंपनीज के देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर आए होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियोस? आप ज़रूर कमेंट करें मेरे जो है चैनल पे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल है उसको ज़रूर आप प्रेस करें, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक यू।